हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये है कि देखो क्या बोला है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी मतलब दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, दो बार नीट में पूछा हुआ है, एक बार इस फॉर्मेट में पूछा हुआ है और एक बार लैंग्वेज में पूछ लिया कि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा। तो देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, हम कहेंगे यहां पे क्या कि दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये होता है। और दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो, अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर आपके पास बन जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्या बना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा, क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो, एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो ये तो टर्म क्या हो गया, ये टर्म हो गया आपका नॉन जीरो। क्या है, नॉन जीरो। तो इसको अगर जीरो होना है तो इसका मतलब cos थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, जीरो के, और cos थीटा को जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो cos थीटा को अगर जीरो के बराबर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बना कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, पाई बाई 2 है। कितना है, पाई बाई 2। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। ये तो देखो, मैंने आपको पूरा सोल्व करके बताया। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, दो वेक्टर है, ठीक है, दोनों के रिजल्टेंट सम का भी मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो आप कहोगे इसका फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट हम कहेंगे स्क्वायर करके देखेंगे तो ये दोनों टर्म तो क्या है, सेम कैंसिल आउट हो जाने हैं। इसका मतलब इसको अगर जीरो होना है तो cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा, और cos थीटा को जीरो होना पड़ेगा तो cos थीटा तो जीरो तभी होगा जब थीटा कितना होगा, पाई बाई 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के रिजल्टेंट से बनने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों क्या है, सेम है। क्या ये लाइन सुन के दिमाग में कुछ खटका, क्या दिमाग में ये खटका कि अगर दो बराबर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आ जाता है तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो यहां से एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री। अब आगे चलते हैं, इन्होंने बोला फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी।
ये बताओ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो मैं यहां पर इसको अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है वहां तक क्यों ले जाऊं? मैं तो सीधा ही बोल दूंगा यहां से कि मैग्नीट्यूड सेम होने पर मेरा रिजल्टेंट बनता है 2a sin थीटा बाई 2 और एडिशन का बनता है 2a cos थीटा बाई 2। तो मैं तो ये कहूंगा यहां से, मैं तो ये कहूंगा कि आपका जो रिजल्टेंट है इसको आप लिख सकते हो सब्ट्रैक्शन को 2a sin थीटा बाई 2। थीटा कितना है 120, तो आप क्या बोलोगे 2a इंटू साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा। तो यहां से आप कहोगे r की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू जो आपका ये है, ठीक है, इसको मैंने कह दिया किसके इक्वल, r के इक्वल। तो ये आपके पास कितना बना, यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये बना 60 डिग्री। अब बताओ साइन 60, साइन 60 रूट 3/2 कितना होता है, रूट 3/2। तो 2a इंटू रूट 3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट कितना बना, रूट 3a बना। तो हमने कहा अपना आंसर हो गया है ये रूट 3a, मतलब कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन ये कहता है इफ ए केप प्लस बी केप। अब बताओ जब भी वेक्टर पे केप लगा होगा इसका मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर। जब भी वेक्टर पे केप लगा होगा इसका मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर। तो इस लाइन को देखते ही एक बात तो क्लियर हो गई कि ए का केप का मैग्नीट्यूड और बी के केप का मैग्नीट्यूड कितना होना है, 1 होना है। क्योंकि केप लगी हुई है, टोपी पहनी है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है। और दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि देन फाइंड ए केप माइनस 4 बी केप, ये बोला है ना। तो समझो इसको ऐसे देखो, इन्होंने कहा है, ये बोला है ए केप माइनस 4 बी केप। तो मैं से कह दो कि ये अपना एक वेक्टर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड तो कितना है, 1 है। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो b का मैग्नीट्यूड 1 था, तो ये एक नया वेक्टर बन गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। क्योंकि b का मैग्नीट्यूड 1 है तो 4b का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बताओ अब मेरे पास एक वेक्टर a दूसरा वेक्टर b, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनता है सब्ट्रैक्शन का। तो मैं कहता हूं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो मैं कहूंगा यहां से इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको जब आप सोल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ a कीजिए कितना है, 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b कीजिए कितना है, 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की जगह कितना है 1, b की जगह 4, 2ab cos थीटा, cos थीटा। अब ये cos थीटा कहां से आएगा, ये आपके लिए नॉन रह गया। अब देखो दूसरी बात, ए के प्लस बी के का मोड दे रखा है इन्होंने, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, √3। क्या दे रखा है, √3। क्या यहां से क्या आप थीटा नहीं निकाल सकते, कर सकते हो कैलकुलेट। कैसे, एक तो तरीका आपके पास कि इन दोनों का वैल्यू पता आपको, तो आप बोलोगे अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसके अंदर वैल्यू रखें, a की वैल्यू 1 रख देंगे, b की वैल्यू 1 रख देंगे और सोल्व कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। हमने कहा इतना लेंदी अप्रोच की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा इसको सोचोगे तो देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना, √3। अब तो बराबर बराबर वेक्टर होते हैं तो हम बोलते हैं कि उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपन किससे,
2a cos थीटा बाई 2 से। और वहां पर एक कंडीशन याद करने के लिए हम बोलते हैं क्या, कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 60 डिग्री हो, कितना हो, 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट बन जाता है √3 टाइम्स, √3 अब इनका मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, रिजल्टेंट कितना आ गया, √3 आ गया। और √3 आ गया तो इसको देखकर हमने ये कह दिया कि यहां पे जो थीटा होगा वो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और बताओ cos 60 रखोगे यहां पे तो cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2। तो हमने कहा चलो इसको सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास देखो ये 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -2 × 4 cos 60 आपका 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो देखो 16 + 1 कितना हो गया, 17, 17 माइनस कितना हो गया आपका 4, 17 - 4 हो गया आपका 13। तो हम कहेंगे यहां से आपका जो ये वाला है, ये वाली वैल्यू है, ये आपके पास कितना आ गई, ये आपके पास आ गई है √13। √13 का मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये दिया है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, समझो इसको। इन्होंने बोला है a - b, मतलब a कैप माइनस b कैप = 1 है, ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर जो b है दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, a और b का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमने कहा यहां पे देखो a कैप प्लस b कैप कैलकुलेट करें, तो देखो सब पे कैप लगा हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सबका अगर ये नहीं भी देता तो हम कह देते कैप लगा हुआ, इसलिए मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं कहूंगा अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो समेशन का रिजल्टेंट हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो R = 2a cos थीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। a की वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। तो हमने कहा अगर थीटा मिल जाए तो हमारा काम हो गया, थीटा मिल जाए तो हमारा काम हो गया। तो क्या कहते हैं हम कि देखो यहां से ये वाला जो पार्ट है सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जब बराबर बराबर होते हैं तो याद है कितना आता है, ये आता है 2a sin थीटा बाई 2 = कितना है, 1 है, = कितना है, 1 है। तो हम क्या कहेंगे यहां से, देखो a की वैल्यू तो 1 है, तो 2 × sin थीटा बाई 2 = 1 है। तो यहां से sin थीटा बाई 2 = 1/2, sin थीटा बाई 2 = 1/2 है। अब 1/2 कब आता है साइन के अंदर, साइन के अंदर 1/2 आता है 30 डिग्री पे। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है, तो बताओ थीटा कितना हो गया आपका 60 डिग्री, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, हमने कहा थीटा की वैल्यू आ गई तो चलो इसके अंदर पुट कर देते हैं। इसके अंदर देखो पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास बना 2 मैग्नीट्यूड a और b का 1 1 है तो a की वैल्यू 1 रख देंगे इंटू cos थीटा, थीटा देखो कितना आया 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 तो ये बना आपका cos 30। cos 30 कितना होता है √3/2, cos 30 कितना होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और रिजल्टेंट आपके पास आ गया R = √3। कितना आ गया R = √3 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज may be in equilibrium, यानी कि which of the following sets of concurrent forces may be
इन इक्विलिब्रियम। तो देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि आपको सेट दे रखा होता है, आपको ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा सेट इक्विलिब्रियम में पॉसिबल है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो सीधा सा तरीका क्या है कि ये देखो आपको 3 दे रखे होंगे, 4 दे रखे होंगे, सेट में कितने भी वेक्टर दे रखे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे भारी वाले को अलग कर लेना है, सबसे भारी वाले को अलग कर लेना है। जैसे देखो ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, इन सब में देखो सबसे भारी वाला कौन सा है, सबसे भारी वाला नजर आया ये F4 10 न्यूटन, इसको अलग कर दो और बाकियों को एक साथ कर दो, इसको अलग कर दो और बाकियों को एक साथ कर दो, बाकियों को इन सबको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम में होना है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होना है, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स कितना होना है, 0। यह ऐसे बोला जाता है कि रिजल्टेंट इन वेक्टर का क्या आना है, 0 आना है। अब बताओ रिजल्टेंट तो 0 तभी आ सकता है कि भारी वाले को अगर मैं एक साइड कर दूं तो बाकी सब हल्के वाले मिलके, बाकी सब हल्के वाले मिलके उसको हरा पाए, उसको हरा पाए। मतलब यह है कि भारी वाले को एक साइड करो, हल्के वाले मिलके उसको रिजल्टेंट को 0 बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो मैक्स ये F4 कितना है आपका 10, कितना है 10। ये देखो ये सारे मिलके तीनों की तीनों मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, तो हम कहेंगे डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 3 + 5 8, 8 + 1 कितना हो गया 9। मतलब ये सब के सब एक साथ एक ही लाइन में आ गए ना, तो भी मैक्सिमम कितना बना पाएंगे, 9 ही बना पाएंगे। कितना बना पाएंगे, 9 ही बना पाएंगे। और ये है कितना 10 न्यूटन, यानी इसको हरा नहीं पाएंगे, यानी कि रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, ये जो सेट है ये सेट इक्विलिब्रियम में पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से देखो ऑप्शन 2 की बात करते हैं। ऑप्शन 2 में चेक करो, सबसे भारी आदमी को साइड कर दो, सबसे भारी, क्योंकि देखो अगर कोई भारी आ जाए, ठीक है, मान लो 4 लोग हैं, उनमें से एक है सबसे ज्यादा ताकतवर, उस सबसे ज्यादा ताकतवर को हराना है, तो बाकी जो छोटे छोटे हैं उनको क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और उनकी जो ताकत है वो एक होने के बाद में अगर उसके बराबर या उससे ज्यादा जा सकती है तो वो हरा पाएंगे, अदरवाइज हरा नहीं पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे चलता है। तो हम कहते हैं देखो यहां पे क्या, यहां पे हम कह रहे हैं कि आगे वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो ये आगे वाले में सबसे ज्यादा वाला देखो कौन सा, 9, सबसे ज्यादा वाला है 9 को साइड कर दो, ठीक है। अब ये देखो हल्के वाले, इनको देखो 4 + 5 9, 9 + 3 12, यानी कि हल्के वालों का मैक्सिमम कितना गया, 12 गया। भारी वाला कितना है 9, यानी ये सब मिलके 9 तो इजीली आ ही सकते हैं। अगर 12 तक जा सकते हैं तो 9 तक इजीली आ सकते हैं, तो इसको हरा सकते हैं, यानी कि नेट 0 पॉसिबल हो सकता है, यानी कि यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है। इसमें देखो सबसे ज्यादा वाला सबसे भारी कौन है, ये है, सबसे भारी कौन है, ये है। बाकी हल्के वाले देखो ये तीनों के तीनों हल्के वाले हैं। इन्होंने कहा चलो एक साथ होते हैं, कितना होगा 6 + 5 11, 11 + 3 कितना हुआ 14। मतलब ये तो इसके बराबर भी नहीं पहुंच पाए, बराबर अगर नहीं पहुंचे तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखो इन सब में अगर ये कहूं कि सबसे भारी कौन हुआ, सबसे भारी हुआ आपका ये 15 न्यूटन। कौन हुआ, 15 न्यूटन, ये सबसे भारी हुआ। और जो हल्के वाले हैं इनको ऐड करूं मैं तो देखो 5 + 5 10, 10 + 3 13, यानी अपनी मैक्सिमम सब मिल गए तो भी सबकी मैक्सिमम औकात कहां तक गई है, 13 तक गई है। यानी कि हम क्या कहेंगे
कि ये भी इसको हरा नहीं पाएंगे, मतलब यहां पर भी नेट जीरो पॉसिबल नहीं है। तो ये अप्रोच रहती है इन क्वेश्चंस के अंदर कि जब आपको एक सेट दिया जाता है और ये बोला जाता है इनका नेट जीरो पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे चलते। तो देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि टू वेक्टर्स A and B have magnitudes 2 and 1 respectively। दो वेक्टर है A और B का मैग्नीट्यूड, एक का 2 है और एक का कितना है 1 है। If the angle between A and B is 60 डिग्री, A और B के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है, then which of the following vectors may be equal to। मतलब देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है, तो हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं। और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, ये आपको कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। इन्होंने कहा है कि इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मतलब a/2 माइनस बी को। अब बताओ मुझे, अगर मैं a में 2 का डिवाइड करूंगा तो मैं a में 2 का डिवाइड करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ऐसा हुआ कि वेक्टर a डिवाइडेड बाई 2 करते ही इसका मैग्नीट्यूड 1 है और सेम मैग्नीट्यूड किसका है, वेक्टर b का है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो वेक्टर है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो मैंने कहा a/2 है, ठीक है, a/2 मतलब इसका मैग्नीट्यूड आधा किया। हमने कहा इसको तो ऐसा का ऐसा रखा, आधा मैग्नीट्यूड करके इसकी डायरेक्शन तो ऐसे की ऐसे हमने रख दी, वेक्टर a/2 मैग्नीट्यूड आधा किया, डायरेक्शन ऐसी की ऐसी। b के साथ माइनस लगा है, याद है सब्ट्रैक्शन वाला, जिसके साथ माइनस लगता है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो ये आपका b है, तो ये आपका क्या बन जाएगा -b वेक्टर बन जाएगा। इसको उठाना है, इस -b को यहां से उठाना है, इसका टेल रखना इसके हेड पे, इसका टेल रखना इसके हेड पे। तो इसका टेल रखा इसके हेड पे, तो ये बना आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर। और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बना, इसके टेल को इसके हेड से कनेक्ट कर दिया, तो ये बना इनका रिजल्टेंट वेक्टर a/2 माइनस वेक्टर b। अब देखो ये एरो कौन सा है, ये आपका है 4th ऑप्शन में, तो आप क्या कहोगे, आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाना है, करेक्ट हो जाना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये भी बहुत ही देखो प्यारा सा सवाल है, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है वो डायरेक्ट यूज में भी आता है, तो कोशिश करना इसका रिजल्ट भी क्या कर लिया जाए, याद रख लिया जाए। ठीक है, तो देखो क्या कहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू a। दो वेक्टर का रिजल्टेंट है वो क्या है, a के परपेंडिकुलर है। तो इन्होंने कहा व्हाट इज एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल कितना होगा। तो हमने कहा या तो देखो फॉर्मूले से अगर हम चले तो हमें पता है रिजल्टेंट है वो a से कितना एंगल बनाता है, रिजल्टेंट a से जो एंगल बनाता है उसको हम लिखते हैं फॉर्मूले में tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है अपना b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये होता है। ठीक है, तो हमने कहा यहां से देखो कि रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज परपेंडिकुलर टू a। तो आपका जो अल्फा है ये अल्फा कितना है 90। तो मुझे बताओ यहां से tan 90 की वैल्यू कितना होती है, tan 90 होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली 1/0, और 1/0 लिखेंगे इसको। तो मुझे बताओ यहां से आपके पास है b sin थीटा अपॉन a
प्लस बी कॉस थीटा, ये है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगी, जीरो हो जाएगा। और ये आपके पास क्या बना, ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखो, इसको इधर ले आओगे तो बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ ए के बराबर। तो यहां से हम कहेंगे कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है ये बनी है माइनस ऑफ ए अपॉन बी। क्या बनी है, माइनस ऑफ ए अपॉन बी, या थीटा हो गया आपका कॉस इनवर्स माइनस ऑफ ए अपॉन बी। ये बना इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। क्या बना, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो चाहो तो इसको डायरेक्ट ध्यान में रख लो कि अगर दो वेक्टर ए और बी, इनका रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस का ए बाई बी है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस का ए अपॉन बी आता है। तो अपना ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कह रहा है आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का रिजल्टेंट कौन है, आर है, और ये आर की वैल्यू है। और इन्होंने कहा है एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए, देन एंगल बिटवीन एडिंग वेक्टर ए एंड बी इज, ए एंड बी इज। अब देखो इसको या तो ऐसे ध्यान रखो, हमें पता है इन्होंने क्या कहा है कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए। तो अभी हमने क्या कहा था कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो आप लिखोगे cos थीटा की वैल्यू होती है आपकी माइनस का ए अपॉन बी, यही होती है ना। और cos थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी है, तो यहां से अगले ने बोला है कि जो आपका रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट कितना है आपका b बाई रूट टू। कितना है रिजल्टेंट, b बाई रूट टू है। अब देखो रिजल्टेंट की इक्वेशन लिखोगे, रिजल्टेंट की इक्वेशन लिखोगे तो r की इक्वेशन है, r की जो इक्वेशन है उसको सोल्व करोगे आप, लिखोगे तो आपके पास r की इक्वेशन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये है। यहां से आप क्या करोगे, r की जगह पुट करोगे b बाई रूट टू। क्या पुट करोगे, r की जगह b बाई रूट टू, और cos थीटा की जगह क्या पुट करोगे, यहां से माइनस का a बाई बी। तो यहां से आपको a और b में क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा, और रिलेशन मिलेगा और फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करके आपके पास cos थीटा की वैल्यू आएगी। वहां से किसकी वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी। ये है आपका मेथड फर्स्ट, ये क्या आपका मेथड फर्स्ट, जो पूरा का पूरा मैथमेटिकली है, कैलकुलेटिव है। दूसरा तरीका देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप डायग्राम बना लिया करो। क्या कर लिया करो, डायग्राम बना लिया करो। तो देखो उससे फायदा क्या होगा वो आप अपने आप समझ जाओगे। अभी देखो हमने कहा एक वेक्टर है, ये मैं कह देता हूं वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड चलो लिख देता हूं ए, ठीक है। रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब मैंने कहा रिजल्टेंट को मैंने पहले बनाया, ये रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट है आर इज इक्वल टू है बी बाई रूट टू, ठीक है। अब बताओ देखिए बी, इसका मतलब रिजल्टेंट ए और बी के बीच में होता है ना, तो इसका मतलब बी आपका यहां होगा, कुछ बी आपका यहां होगा, ये सिचुएशन है ना। अब क्या करेंगे हम, इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए इसको उठा के यहां रख देते हैं, इस बी को मैं यहां से उठाता हूं, इस बी को मैं यहां से उठाता हूं और मैं यहां इसको कनेक्ट कर देता हूं। ये मेरा हो गया वेक्टर बी, ये मेरा कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब बताओ देखिए ए और बी के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, क्या ये बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्यों, इस ए का है हेड और बी का है
टेल, तो हम कहेंगे इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दें, तो ये वाला जो एंगल है वो एंगल होगा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। अब देखो इसको मैं लिख देता हूं अल्फा। क्या लिख देता हूं? अल्फा। क्या इस ट्रायंगल से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हो, बहुत इजी वे में। कैसे? ये आपका आर बी के रूप में है, तो आप अगर ये और ये साइड काम में लेते हो, ये और ये साइड काम में लेते हो, तो आपका बी का बी कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में, और आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि मैं अगर यहां से इसके लिए लिखूं तो ये तो परपेंडिकुलर बना और ये हाइपोटेनस बना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रिलेशन बताता है? साइन। कौन बताता है? साइन। तो हम कहते हैं यहां से कि साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका कितना, देखो यहां से b बाई रूट टू, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है? b से b क्या हो गया? कैंसिल आउट, मतलब आपका कितना बना है? ये 1 बाई रूट टू। बताओ साइन 1 बाई रूट टू कब आता है? 45 डिग्री पे। तो अल्फा हो गया आपका 45 डिग्री, ये अल्फा है। लेकिन हमें तो बताना है दोनों के बीच का एंगल, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ये कैलकुलेट करना है। तो हम कहेंगे 180 में से अल्फा को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस अल्फा, या अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, चलो अल्फा कितना आपका 45, तो थीटा ये आपके पास आ गया है 135 डिग्री। कितना आ गया? 135 डिग्री आ गया है, किसकी वैल्यू? थीटा की। तो आपको देखो समझ में आया कि डायग्राम बनाने से फायदा क्या हुआ? उस कैलकुलेशन से बच गई। करने को वो भी ठीक है, अच्छा तरीका है, उससे भी कर सकते हो, बट कोशिश क्या करो डायग्राम वाइज। उससे क्या होगा? आपका जैसे डायग्राम बनेगा तुरंत आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? इन्होंने कहा है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, यानी दो फोर्सेज के मैग्नीट्यूड का सम। चलो एक काम करते हैं, एक फोर्स आपका ए है, ठीक है, और दूसरा फोर्स आपका क्या है? बी है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स यानी दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, तो a प्लस बी, ये इन्होंने क्या बोला है? ठीक है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू कितना है? 16 न्यूटन, इज इक्वल टू 16 न्यूटन, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड का सम, दोनों का मैग्नीट्यूड लिया फिर उसका सम लिखा है 16 न्यूटन है। फिर इन्होंने कहा है इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इक्वल टू कितना दे रखा है इन्होंने? 8 न्यूटन दे रखा है। ये दो इक्वेशन इन्होंने दे रखी है। फिर उन्होंने बोला एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स देन फोर्सेज आर, और साथ में ये भी कहा है कि एंड इट्स डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो स्मॉलर के क्या है? परपेंडिकुलर है। स्मॉलर के क्या है? परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन स्मॉलर के क्या है? परपेंडिकुलर। तो चलो इसको अगर हम क्या करें, यहां से अगर हम देखें तो आपके पास एक तो a प्लस बी यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम है। दूसरा यहां से इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हो, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन यहां से हम क्या कहेंगे कि जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर के परपेंडिकुलर है, एक को स्मॉलर मान लेते हैं, तो cos थीटा को ऐसे बोल सकते हो माइनस का a बाई बी। ये तीन इक्वेशन बनी आपके पास, ठीक है। तीनों इक्वेशंस को आप क्या करो? सोल्व करो, यानी कि आप क्या करो, यहां से आपके पास b की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट करोगे, cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे, इस पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? a की और b की। या हमने क्या कहा, चलो ग्राफिकल तरीके से देखें, अगर इसका डायग्राम बनाएं तो हम कहेंगे डायग्राम में ये मेरा है वेक्टर a, ठीक है, ये स्मॉलर मान लेता हूं, रिजल्टेंट है वो स्मॉलर के परपेंडिकुलर है, तो मैंने कह दिया ये मेरा रिजल्टेंट है r है, ठीक है। फिर मैंने कहा ये r है, ठीक है, तो मेरा जो b होगा वो तो इस साइड होगा, ये तो मेरा इस साइड होगा, इसको मैं उठाऊंगा यहां से,
इसको उठाऊंगा और इसको यहां से उठा के ट्रायंगल को पूरा करने के लिए यहां ले आऊंगा, तो ये मेरा हो गया वेक्टर बी। ठीक है, अब बताओ आर है, ये आर कितना दे रखा है इन्होंने 16, ये दे रखा है 16। ठीक है, ए और बी का सम, सॉरी आर दे रखा है इन्होंने 8, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना दे रखा है, रिजल्टेंट आपको दिया है यहां से 8, तो हमने कहा यहां से रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू है 8। ठीक है, ए और बी का सम 16 है, ए और बी का सम 16 है, तो यहां से हम क्या कहेंगे, देखो दोनों में से एक वेरिएबल रखना है ना, तो मैं क्या करता हूं यहां से इस b की जगह क्या लिख देता हूं, b इज इक्वल टू 16 माइनस ए, b इज इक्वल टू क्या लिख देता हूं 16 माइनस ए लिख देता हूं। अब बताओ क्या बना तुम्हारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या लिखोगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या कहता हूं, आपके पास सिचुएशन ये बनी कि 16 माइनस ए, या यहां से हम लिख लेते हैं इसको 16 माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये बना। चलो बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab करोगे तो 32a, ये बना इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 64। अब ये बताओ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या बचेगा अपने पास, ये इस एक काम करते हैं, इस 32 को इधर ले आते हैं, तो उस साइड आपके पास बचा ये 256 माइनस उधर गया ये 64 इज इक्वल टू कितना बना है, देखो 32a, 32a, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहां से क्या कहेंगे 64 है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 6 माइनस 4, ये तो कितना आ गया आपके पास 2। ठीक है, और 25 में से आपका 6 जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 19, तो ये 32 इंटू ए, तो ए की वैल्यू बनी आपके पास 192 डिवाइडेड बाय 32। चलो 16 का डिवाइड करें इसमें पहले, तो ये 2 से कैंसिल आउट, ये तुम्हारे पास कितना हो गया 12 आ गया, और इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो यहां से a की वैल्यू आ गई आपके पास 6, और दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कितना है 16 है, तो हम कहेंगे कि 6 को माइनस करोगे 16 में से तो b कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो इस तरीके से a आपका 6 हो गया और b आपका 10 हो गया, तो 6 और 10 ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि इफ वेक्टर p q एंड r, वेक्टर p q एंड r हैव मैग्नीट्यूड 5, 12 एंड 13 एंड p प्लस क्यू इज इक्वल टू r। अब मुझे बताओ 5, 12, 13 ये तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है क्या, क्योंकि देखो इन्होंने बोला p प्लस क्यू इज इक्वल टू r है, 3 वेक्टर है। ठीक है, तीनों वेक्टर में 2 का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल के अंदर 12, 5, 13 है, तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर आता है 13 के। तो हमने कहा यहां पे क्या सिचुएशन है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हुआ, तो इसको मैं बोल देता हूं ये कितना है 13, इसको बोल देता हूं मैं 12, और इसको इन दोनों में से कोई सा भी 12 और 5 रख सकते हो। ठीक है, अब देखो 13 कौन सा है, 13 है r, इसका मतलब ये वाला वेक्टर है आपका r वेक्टर, और p वाला है 5, तो हमने कहा ये है आपका p वेक्टर, तो ये कौन सा बच गया आपका q वेक्टर, ये कौन सा बचा q वेक्टर बचा। अब देखो इनका एरो सेट करते हैं,
P और Q इज इक्वल टू आर, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर दे रखा है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर है, तो जो ऐड होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और तीसरे वाला उसके अपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये रहा कि P और Q कंटिन्यूअस होंगे। तो बताओ ये P है ये Q है, तो या तो ऐसे बना दो, ये P और ये Q, ये कंटिन्यूअस बना दिए और R को क्या बना दिया, इसके अपोजिट बना दिया। अब पूछा इन्होंने एंगल बिटवीन Q एंड R। अब देखो किसी के बीच में भी एंगल पूछा जाएगा, किसी के बीच में पूछे, आपको ऐसी सिचुएशन दे देता है, ये बोलता है बताओ P और Q के बीच में कितना है, तो P और Q के बीच में तो चलो सीधा ही दिख रहा है कि P और Q के बीच में ये एंगल कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। Q और R के बीच में कितना है, तो हम कहेंगे देखो Q आपका कौन सा है, Q आपका ये है और R आपका ये है, नजर आ रहा है। तो Q और R के बीच में देखो दोनों के हेड मिल रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों के हेड मिल रहे हैं, तो Q और R के बीच का एंगल यही आ जाएगा और यही आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं क्या कहूंगा कि इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए देखो ऑप्शन अपने किस में, सारे के सारे कॉस में है, तो मैं कॉस वाला पैटर्न लिख देता हूं। तो मैं कहूंगा यहां से cos थीटा इज इक्वल टू इस एंगल के लिए बेस क्या बना तुम्हारा 12 और हाइपोटेनस क्या बना 13। इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, बेस आपका 12 बना और हाइपोटेनस कितना बना 13 बना। तो मैं कहूंगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 12 अपॉन 13, ये बना आपका थीटा। अगर ये बोल देता P और R के बीच का एंगल, तो बताओ P और R के बीच का एंगल ये बनता, इसको मैं चलो अल्फा लिख दूं, तो दोनों के यहाँ पर टेल है, और दोनों वेक्टर के टेल होते हैं, तो बोलते हैं टेल से टेल के बीच में एंगल होता है। तो अगर मुझे अल्फा लिखना होता तो मैं अल्फा साइन कोस टेन जिसमें भी ऑप्शन होता उस रूप में लिख देता। तो देखो यहां से कोस अल्फा क्या बनेगा, यहां से कोस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेनस। तो कोस थीटा बेस कितना बना, अल्फा के लिए बेस बना 5, अल्फा के लिए बेस क्या बना 5, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय 13। ये बन गई किसकी वैल्यू, कोस अल्फा की, या अल्फा की वैल्यू लिखें तो अल्फा बन जाएगा कोस इनवर्स 5/13, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, ट्रायंगल बनाओ, जो एंगल पूछे वो क्यों एंगल बता सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, इस क्वेश्चन में देखो कहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P and Q is R। The resultant of two vectors P and Q is R। P और Q का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, R है। If Q is doubled, अगर आप Q को क्या कर देते हो, डबल कर देते हो, then the new resultant vector is perpendicular to P। यानी देखो एक आपका P वेक्टर है और एक आपका Q वेक्टर है। क्या कहेंगे हम, देखो इसे समझो, एक आपका है P वेक्टर, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है Q वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कितना है R वेक्टर, ये बोला है। तो हमने कहा यहां से हम लिख सकते हैं R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये एक इक्वेशन यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे ने बोला Q को डबल कर देते हैं, Q को डबल करते हैं मतलब Q का मैग्नीट्यूड डबल कर देते हैं, तो रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर बन जाता है। यानी अब P, ठीक है, P और 2Q वेक्टर हो गए, P और 2Q वेक्टर हो गए, डायरेक्शन नहीं बदली है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला है, तो रिजल्टेंट आपका है वो P के क्या हो गया परपेंडिकुलर। हमने क्या कहा था, सीधा से इस लाइन को याद रखो कि दो वेक्टर A और B है, उनका रिजल्टेंट है A के परपेंडिकुलर आ जाए, तो cos थीटा क्या बनता है माइनस का A/B। इसका मतलब यहां से अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बना है A की जगह क्या रखेंगे P के परपेंडिकुलर बना है माइनस ऑफ A/B, B क्या रखोगे 2Q करने के
बाद में, तो हमने कहा ये हो जाएगा आपका माइनस का p/2q, ये लिखा है। और इन्होंने बोला है क्या, देन r इज इक्वल टू, r की वैल्यू किसके बराबर आएगी। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू को आप यहां से यहां पुट कर दो। इसकी वैल्यू को आप यहां पे पुट करोगे तो देखो क्या मिलता है आपको। ये वैल्यू पुट करने पर आपके पास ये इक्वेशन बनी है r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर ऐसा का ऐसा रख दिया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इनटू cos थीटा। cos थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस का p/2q ये लिखूंगा। तो मैंने कहा q से q कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। बताओ क्या बना, ये बना है r का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट, तो r इज इक्वल टू क्या बना, ये q बन गया। क्या बन गया, r इज इक्वल टू q बन गया। तो हमने कहा ये आपका ऑप्शन 2 है, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको सोचो हम ग्राफिकल तरीके से करते तो कैसे करते, तो देखो ग्राफिकली कैसे करेंगे हम, तो हम ऐसे करते हैं कि देखो ये है आपका वेक्टर p, ठीक है, और ये है आपका वेक्टर q, ये वेक्टर q, इनका ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर है r। ये इनिशियल सिचुएशन थी। इन्होंने क्या किया, q को डबल कर दिया, q को डबल किया। जैसे ही हम कहेंगे कि इन्होंने q को डबल किया, आपका q पहुंच गया यहां से यहां तक, ये हो गया, ये आपका q हो गया। और आपका जो r है ना रिजल्टेंट, ये हो गया है अब p के परपेंडिकुलर, मतलब ये सिचुएशन हो गई। अब बताओ ये q है यहां से यहां तक की लेंथ, और ये भी क्या होगा, q ही होगा, ये भी क्या होगा, q ही होगा। अब इन्होंने पूछा है क्या, रिलेशन पूछा है किसके अंदर, r, q और p के अंदर। अब ये बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी है आपकी r, ये वाली जो लेंथ है वो कितना है q, ये भी कितना है q, ये कितना आपका p, और ये आपका क्या है r हो गया, नया r, ठीक है। ऐसे कभी ये r था, ये अब नया रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास हो गया है। अब ये बताओ कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें जो हाइपोटेनस को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे, तो आप मैथ्स के अंदर छोटी क्लासों में पढ़ते हो कि ये तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये तीनों की तीनों लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। और बराबर होती है तो मैं r को सीधे ही किसके इक्वल लिख सकता हूं, यहां से q के इक्वल लिख सकता हूं। तो इस तरीके से ग्राफिकल तरीके से अपना इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आ जाता है। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन ये है अपना, देखो ये जेईई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा है, इस क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट फर्स्ट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। इन्होंने स्टेटमेंट फर्स्ट ये कहा है कि टू फोर्सेज P प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड एंड P माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेयर P एंड Q आर परपेंडिकुलर। P और Q दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। टू फोर्सेज P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, P प्लस Q का मैग्नीट्यूड अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या बनेगा, तो हमें बताया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में थीटा 90 रख दोगे तो cos वाला पार्ट तो जीरो हो गया, cos वाला पार्ट जीरो हो गया। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये बना। इसको मान लेता हूं, मान लो एक वेक्टर A मान लेता हूं, A का मैग्नीट्यूड या A मान लेता हूं, ठीक है। इसी तरीके से देखो P माइनस Q है। अब मुझे बताओ P माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी क्या बनेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा में थीटा को 90 रखूंगा तो मैं कहूंगा cos वाला पार्ट तो जीरो, तो ये भी क्या बना P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी सेम ही आ गया। इसको भी क्या एज्यूम कर लेते हैं, a एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि व्हेन एक्ट एन एंगल थीटा 1, यानी कि इन्होंने कहा है कि टू फोर्सेज जिनका मैग्नीट्यूड देखो बराबर है, इनको हमने ए कह दिया कि जब ए और ए है
ये थीटा 1 एंगल पे आते हैं, थीटा 1 एंगल पे आते हैं टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज √3a। इसको हमने क्या बोल दिया, अंडररूट वाले को a बोल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये इन्होंने कहा है कि ये बना है √3a। when they act at angle theta 2, the magnitude of resultant becomes √2, और ये √p² + q² अपना a है, मतलब ये एक तरीके से हो गया आपका √2a। क्या बन गया, √2a। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2। अरे हम थीटा 1 थीटा 2 कम ज्यादा क्या वैल्यू ही बता सकते हैं। जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो रिजल्टेंट √3 टाइम कब आता है, 60 डिग्री पे। कब आता है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब थीटा 1 को तो मैं सीधा बोल सकता हूं 60 डिग्री, और √2 टाइम्स कब आता है, ये 60 डिग्री पे तो आता है आपका √3 टाइम्स, और 90 डिग्री पे कब आता है आपका, ये 90 पे आता है आपका ये √2 टाइम्स आता है। कितना आता है, √2 टाइम्स। इसका मतलब थीटा 1 आपका कम है और थीटा 2 ज्यादा है। यही बोला है कि इन दिस सिचुएशन अब वो थीटा 1 = 60 और थीटा 2 = 90। इसका मतलब यहां से पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। दोनों के दोनों ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए। तो उम्मीद आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा।